नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, राम राम। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। हमारी पृथ्वी पर हम मनुष्य जाति पहले तो जंगलों में रहते थे, फिर समुदायों में रहने लगे, फिर हमने गांव बसा लिए और देखते ही देखते हम मनुष्यों ने इतनी तरक्की कर ली कि हमने आधुनिक युग की ऊंची ऊंची इमारतें, तकनीकी सुविधाओं से लैस बड़े बड़े ग्लैमरस शहर बसा लिए। इन सब के साथ साथ हम मनुष्यों ने अलग अलग धर्मों का उदय भी होते देखा। अलग अलग बोली, भाषा, खान पान, पहनावा, ये सब होता चला गया। वर्तमान में हम आधुनिकता की रेस में बहुत आगे निकल आए हैं, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं यहाँ अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जो ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम किस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं और असल में कैसा समाज हम मनुष्य को एक खुशहाल जीवन के लिए चाहिए। अमेरिका में आई एक ताज़ा रिपोर्ट ये कहती है कि यहाँ पर हेट क्राइम 12% बढ़ चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में FBI के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका में हेट क्राइम्स 2020 के मुकाबले 2021 में लगभग माफ कीजिएगा 12% बढ़ चुके हैं। ये क्राइम रंग, धर्म, जाति के आधार पर रिपोर्ट किए गए हैं। हालांकि सच्चाई इससे भी भयावह कही गई है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादातर हेट क्राइम के मामले अमेरिकी पुलिस रिपोर्ट ही नहीं करती। FBI ने अपनी पिछली रिपोर्ट में कहा था कि हेट क्राइम से संबंधित एक सही डाटा इसीलिए नहीं जुटाया जा सका क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग और कैलिफोर्निया के ज़्यादातर शहरों समेत पूरे अमेरिका में अलग अलग पुलिस विभागों ने नए अपग्रेडेड नेशनल रिपोर्टिंग सिस्टम में इसकी जानकारी ही रिकॉर्ड नहीं कराई थी। चलिए ताज़ा FBI रिपोर्ट जो है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। में जो क्राइम बढ़ गया है उस पे एक ग्राफिक्स की मदद से हम आपको दिखाते हैं कि ये रिपोर्ट असल में क्या कहती है। तो 2021 के बारे में ये रिपोर्ट है जो कि कहती है कि 2020 के मुकाबले हेट क्राइम 945 ज़्यादा हेट क्राइम हुए हैं। 2021 में कुल जो हेट क्राइम्स हुए थे उसमें 64.5% हेट क्राइम के मामले रंग, जातीय या वंश के आधार पर भेदभाव के थे। 15.9% केस जेंडर के आधार पर और पूरे 14.1% केस धर्म के आधार पर भेदभाव वाले थे। 2021 में हेट क्राइम के 9,065 मामले सामने आए। इनमें से 55% मामले असॉल्ट के और 18% जो केस थे वो हत्या के, 19% रेप के और इसके अलावा 43% मामले डराने धमकाने वाले थे। बाकी 7% तोड़फोड़ और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले थे। तो ये कुछ आंकड़े इस रिपोर्ट के हमने आपके सामने रखे हैं जो ये बताते हैं कि अमेरिका जैसे विकसित देश, जहां पर ये कहा जाता है कि उदारवाद समाज और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो इतनी मजबूत हैं कि सभी धर्मों का सम्मान, सभी जातियों का सम्मान, बिना रंग भेद के सबको समान अधिकार, लेकिन यहाँ पर हेट क्राइम्स में बढ़ोतरी का होना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और इस विषय पर फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर इन US यानी कि अमेरिका में पूर्व भारतीय राजदूत जो है मीरा शंकर, उन्होंने क्या कहा है, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। There are two reasons I would say for this. One is that political polarization in the United States has become more extreme and the gap between the two parties on a range of issues has widened. Secondly, a lot of mobilization, particularly on the Republican side, has taken place on the basis of race. White people being in danger, of being outnumbered, of losing political control, of losing, economic dominance, and anti-immigrant mobilization. You saw also in President Trump's campaign, he talked about how
immigrants from Latin America come and rape and engage in violent crime in the United States. So I think there's a mix of things which has led to a sharp rise in this. In the wake of 9/11 and also the killing of Osama bin Laden, a lot of Sikhs were targeted in the US because of the turban that they wear, though they, tried hard to explain that there's a big difference between them and the followers of bin Laden. But there have been persistent attacks on Sikhs in the US. And as a community, perhaps they are one of the most targeted communities. After the racial and anti-immigrant mobilization of Trump, you saw quite a lot of hate crimes against immigrants. And then in the wake of COVID, where it was considered to be the Chinese virus, which had been let loose in the US, there too. तो आपने सुना कि पूर्व भारतीय राजदूत अमेरिका में उनका क्या कहना था, बीरा शंकर। उन्होंने कहा था कि सिखों पर भी जो है हमले बढ़े हैं क्योंकि एंटी माइग्रेंट्स इमिग्रेंट्स के खिलाफ जिस तरह की राजनीति की जा रही है वहाँ पर कहीं ना कहीं ये इस तरह की हिंसा को बढ़ावा भी दे रही है। हमारे साथ एक बेहद ही विशेष पैनल बना हुआ है इस मसले पर समझने के लिए। आइए पहले उनका वेलकम कर लेते हैं और आपका इंट्रोडक्शन भी उनसे करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हेमंत गोस्वामी हैं, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं और NGOs भी चलाते हैं और पूरी दुनिया में समाज कैसा है इसके बारे में एक व्यापक समझ रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेमंत गोस्वामी स्ट्रेट टॉक में। थैंक यू जी। और हम जोड़ने की कोशिश करेंगे डॉक्टर रंजय वर्धन को भी, जो कि एक सोशोलॉजिस्ट हैं और उनके जो पेपर्स हैं और उन्होंने किताबें भी बहुत सारी लिखी हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, इन सब जगहों पर प्रकाशित हो चुके हैं इनके पेपर। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रंजय वर्धन आपका स्ट्रेट टॉक में। जी जी हेमंत जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगी कि हमने अमेरिका की तस्वीर देखी कि वहाँ पर हेट क्राइम बढ़ गया है और कमोबेश मैं देख रही हूँ कि ब्रिटेन में भी कहीं ना कहीं इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आती रहती है। अभी हाल ही में BBC के एक प्रेजेंटर को भी इसलिए वहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने जो है सरकार के बारे में अपनी कोई राय व्यक्त की थी। तो ये कहीं ना कहीं एक जो है एक्सट्रीमिज़म की तरफ ही जो है सरकारें किस तरह से इसको सपोर्ट करती हैं या फिर किस तरह से मीडिया ही इसको सपोर्ट करता है, तो ये सब बातें सामने आती हैं। और एंटी इमिग्रेंट एक बहुत ही सख्त कानून ब्रिटेन में लाया जा रहा है जिसका असर कहा जा रहा है कि एशियाई मूल के जो लोग हैं वहाँ जाते हैं उन पर पड़ेगा और ख़ासकर भारतीयों पर, कहीं ना कहीं भारतीय प्रवासियों पर भी इसका असर पड़ता ही है। तो इस मसले पर पूरी दुनिया में किस तरह से समाज जो है बदल रहा है और क्या हम माने कि आगे आने वाले जो साल हैं क्या कट्टरता और अपना रूप जो है विकराल कर रही है? हेमंत जी। मेरा इस पे मानना है कि बदल नहीं रहा है, ये हमेशा से ऐसा था। अब केवल मीडिया की हाईलाइट, सोशल मीडिया की हाईलाइट, हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर कोई फिल्म बना सकता है। जब कोई पुलिस वाला मारता है तो उस पर फोकस रह सकता है और इसलिए और वो फटाफट वायरल हो जाता है। इस वजह से दुनिया की नजर में अब ये बात आई। यूएस कभी भी क्या कहते हैं, एक समावेशी देश नहीं था कि सबको साथ मिला के चलने वाला देश नहीं था। वह हमेशा से इस तरह का एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस था। सिर्फ नजर उस पर अब हम लोगों की अब पड़ने वाली है। यदि आप यूएस का डेमोग्राफिक मेकअप भी देखेंगे, उसका मिक्सअप देखेंगे जी। कहते हैं कि यूएस इज अ कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटी, इट्स अ फ्री लैंड, एनीबडी कैन कम एंड माइग्रेट, कोई भी आके यहाँ पर रह सकता है। पर यदि आप प्रोफाइलिंग देखेंगे, दुनिया में 19% मुस्लिम है, पर यूएस में 1.1% मुस्लिम, 1% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन। इसका मतलब जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसमें शुरू से फिल्ट्रेशन रही है, जिसकी वजह से इस तरह की फिल्ट्रेशन की वजह से वो एक समुदाय को अंदर आने ही नहीं देते। इसी तरह से अगर आप इसको कंपेयर करें रशिया जैसी कंट्री से जिसको एंटी मुस्लिम कहा जाता है, वहां पर 10% मुस्लिम, इवन चाइना में उससे ज्यादा मुस्लिम है, पर यूएस में केवल 1% मुस्लिम पॉपुलेशन।
जी तो ये देख के आपको समझ आता है कि जब से अमेरिका बना है तब से इस तरह का इमिग्रेशन की फिल्ट्रेशन पॉलिसीज जो है यूएस में लगती रही। जहां तक क्राइम का और वहां पर क्राइम अगेंस्ट रेस का, जी तो यूएस में भी ये भी कोई नई चीज नहीं है। अगर पुराना उनका आप इतिहास उठा के देखेंगे, अभी तक का जितने उनके जेलों में बंद है लोग, तो आप पाएंगे जहां तकरीबन 150 के करीब प्रति लाख वहां पर व्हाइट्स बंद होते हैं, जेलों में बंद है या उनपे क्रिमिनल केस चलते हैं। जो ब्लैक्स या नॉन व्हाइट्स हैं उसमें 350 प्रति 1 लाख जो है वो केसेस रजिस्टर होते हैं, उनमें उनको पकड़े जाते हैं और उनमें सजा होती है। ऐसा नहीं कि क्राइम वो लोग ज्यादा कर रहे हैं, वो ऐसा कि यदि आप ब्लैक हैं या यदि आप नॉन व्हाइट है वहां पर, बल्कि आप ये तो आपके वहां पर किसी भी तरह की प्रताड़ना सहने का कानून ये स्टेट के हाथ में, उसकी संभावना बढ़ जाती है। और यदि आपको एक बार पुलिस ने पकड़ लिया तो न्याय प्राप्त करने की आपकी जो साधन है वो सीमित रह जाते हैं और आपके कन्विक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये यूएस की अपनी रिपोर्ट है जो ये बात कहती। जी एक छोटा सा ब्रेक, नई चीज नहीं है बिल्कुल। जी एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न आपके ही जवाब से मन में उठ रहे हैं तो उनका जवाब लूंगी, लेकिन और हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर रंजय वर्धन जी भी, उनसे भी समझेंगे। लेकिन ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से जब लौटेंगे तो इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया संपर्क करना ना भूलें। और अमेरिका और ब्रिटेन में इस वक्त जो देखने को मिल रहा है कि क्या समाज में कट्टरता ज़्यादा फैल रही है या फिर जो है दक्षिण पंथ हावी हो रहा है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और स्ट्रेट टॉक में आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश, वहाँ पर जो कट्टरता है, वो जो स्थानीय लोगों की नॉन वाइट एक हेटेड है, क्या वो उसमें बढ़ोतरी हो रही है। हमारे साथ एक बेहद विशेष पैनल बना हुआ है, आइए उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर रंजय वर्धन, आपने हेमंत गोस्वामी जी की बात सुनी और उन्होंने कहा है कि ये तो पहले से ही था, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है और सबके हाथ में अपने अपने डिवाइसेस है तो रिपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। आपका क्या कहना है? आप लंबे समय से देख रहे हैं कि किस तरह से बदलाव हो रहा है समाज में, और कोविड के बाद तो खास तौर पर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल एग्री करते हैं, लेकिन कुछ चीजें मैं मानना चाहूंगा कि अमेरिका इज लाइक ए मेल्टिंग पॉट, एक मेल्टिंग पॉट की तरह है। वहां पे डिफरेंट जगहों से लोग गए और वहां पे सेटल डाउन हो गए। तो उसने हर, जैसे फ्रांस के हैं, जर्मनी के हैं, अफ्रीका के हैं, एशिया के हैं, तो अमेरिका ने ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज को वेलकम किया है। हेट का जो क्राइम है, हेट क्राइम में बढ़ क्यों रहे हैं? बेसिकली जो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी आ रही है, जो हमारी इकोनॉमी में, स्पेशली अमेरिका की इकोनॉमी में, यूरोप की इकोनॉमी में डिप्रेशन के साइंस हैं, तो उस वजह से तो बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। तो उससे जो व्हाइट्स हैं, चाहे वो एशियंस हैं, सभी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। और जो एशियंस हैं, जो चाहे वो इंडिया से हैं, चाइना से, कहीं से भी हैं, वो उनको वो लोग थोड़े से क्वालिफाइड हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, काम कर रहे हैं। तो जो इनसिक्योरिटीज आ रही हैं दूसरी कम्युनिटी में, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी में, वो इनसिक्योरिटीज बेसिकली इस क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, रादर देन हम उसको ब्लेम करें कि हमेशा से था। देखिए हेटेड में, जैसे अभी रिसेंटली एक कास्ट के लिए अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एक वुमेन ने केस फाइल किया है। तो एक जो इनसिक्योरिटीज जो रिसेंटली बिल्ड हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस डिप्रेशन, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, या जो फाइनेंशियल जो जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट, उस वजह से ये जो प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ रही हैं, मेरा ये मानना है। जी तो हाँ जी आपने कहा कि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से जो है लोगों में जो रहन सहन पर असर पड़ रहा है, इसीलिए सबसे पहला जो है हेटेड या फिर नफरत है वो प्रवासियों की तरफ दिखता है। हेमंत जी, आपने सुना डॉक्टर रंजय वर्धन जो कह रहे हैं कि ये बढ़ा है। जब हम आर्थिक तौर पर संपन्न होते हैं तो शायद हमें कौन हमारे पड़ोस में रह रहा है, कौन बाहर से आकर बस गया, इस पर ध्यान कम जाता है। लेकिन जब हम आर्थिक रूप से परेशान होने लगते हैं, नौकरियां चली जाती हैं और मूलभूत ज़रूरतों के लिए भी जो है वो तंगी का सामना करना पड़ता है, तो तब जाकर इस तरह के क्राइम्स बढ़ते हैं। और ये शायद आपने जो तर्क यहाँ पर रखा है कि ये शुरुआत से ही देखने को मिलता है अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में, लेकिन अब रिपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो इसका जो है उन्होंने खंडन किया है। देखिए ऐसा है, जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं वो भी पार्शियली आई वुड से
पार्ट ऑफ इट यू कैन से, पर वो अनटेस्टेड थ्योरी है। पर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की थ्योरी है, ये तो ओवर द टाइम टेस्टेड थ्योरी है और इस पे सारे डाटा और स्टैटिस्टिक्स को सपोर्ट करते हैं। जो यूएस है, इसमें सारे के सारे इमिग्रेंट है, ये तो लूटा हुआ देश है। ये सब जितना व्हाइट जो है बाहर से आके पूरे यूरोप से आके वहां पर बसे हैं और इसमें कोई शक नहीं है। ये अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डोमिनेट करते हैं, इस पे भी कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। और एनीबडी हु इज नॉन व्हाइट इज डिस्क्रिमिनेटेड, चाहे वो जॉब का मामला हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, हर केस में जो वहां पर नॉन व्हाइट्स हैं वो डिस्क्रिमिनेट होते हैं। हाँ, बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन अंडर द कारपेट है, देखने में नजर नहीं आती, पर स्टैटिस्टिक्स उसको सपोर्ट करते हैं। अगर आप देखें एम्प्लॉयमेंट का स्टैटिस्टिक्स देखें, अगर आप क्राइम का स्टैटिस्टिक देखें, अगर पुलिस वायलेंस का स्टैटिस्टिक्स देखें, तो आपको नजर आएगा, सीधा सीधा नजर आएगा। आज का नहीं, जब से हमारे पास ये डाटा है तब से आप देखेंगे, जब से अमेरिका बना है, कि ये जितने भी क्राइम्स हैं ये नॉन व्हाइट्स के अगेंस्ट ज्यादा होते हैं। तो यूरोप का जितना भी, उसमें नॉन व्हाइट्स में और द काइंड ऑफ चर्च यू फॉलो, मतलब इसका रिलीजन के साथ भी सीधा सीधा कनेक्ट है। अब अगर ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी थी जहां पर फ्री इमिग्रेशन कोई भी हो सकती थी, तो जिस प्रपोर्शन में दुनिया में अलग अलग रिलीजन है, जिस प्रपोर्शन में दुनिया में अलग अलग तरह के टैलेंट है, वो लोग इमिग्रेट करने की इच्छा रखते हैं अमेरिका में, तो उसी प्रपोर्शन में थोड़ा सा अमेरिका की सोसाइटी बिल्ड होती, थोड़ा आगे पीछे करके उस हिसाब से बिल्ड होती। 31% क्रिश्चियन है, पर आपको पता है कि क्रिश्चियन डोमिनेटेड। मुस्लिम का मैंने आपको बताया 1% के करीब मुस्लिम। हिंदू तो है 16% की पॉपुलेशन, अगर पूरी दुनिया के हिसाब से लगाएं तो वो बैठती है, पर वहां पर 0.7% के करीब हिंदुस्तानी है टोटल इंडिया हिंदू है जो वहां पर उस पॉपुलेशन में। तो एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो फ्री इमिग्रेशन की पॉलिसी नजर आती है वहां पर भी है, और ये खाली यूएस का स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अगर आप कनाडा का भी देखेंगे, कनाडा से थोड़ा सा बेहतर है। जितनी भी व्हाइट कंट्रीज, वेस्टर्न व्हाइट क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, वहां पर ये रेशियल हेट्रेड जो है अलग तरह का कलर ले लेती है, और अंडर द कारपेट इट इज नॉट ऑन द फेस रेशियल। पर ऑस्ट्रेलिया का अगर आप केस देखें तो ऑन द फेस रेशियल हो जाता है। और इसी तरह ये जितने भी न्यूजीलैंड वगैरह, वहां पर भी आप इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन देखेंगे तो एक हिडन फिल्ट्रेशन प्रोसेस वहां काम करता है, और एक अंदर से एक जो हेट्रेड है नॉन व्हाइट्स, नॉन क्रिश्चियंस के लिए, वो वहां पर रहती है। इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और हमें स्टैटिस्टिक्स को किसी भी तरह से क्यों नहीं करना चाहिए कि हमें इसको हम बोले कि नो दिस इज not a politically correct statement. It is supported by statistics and it is on the face of it. और जितना भी अब टेक्नोलॉजी है उसने इसको उजागर किया। जी, टेक्नोलॉजी ने उजागर किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हेमंत जी, मुझे लगता है कि अमेरिका की ही बात की जाए, और जैसा कि मीरा शंकर जो कि पूर्व एम्बेसडर रही हैं भारत की अमेरिका में, उन्होंने कहा है कि ये जो सिख और यहूदियों पर जो हमले होते हैं, कहीं ना कहीं ट्रंप जैसे नेता जब खुलकर कहते हैं, प्रवासियों के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात करते हैं और कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं, तो राजनीति कहीं ना कहीं इस तरह के जो क्राइम है या फिर इस तरह का जो हेटेड है, इसको बढ़ावा देती है या फिर प्रोवोक करती है। ये जो ट्रंप की पॉलिसी थी, अब ट्रंप की टिपिकल पॉलिटिक्स थी, और उसकी पॉलिटिक्स जो है हिटलर की पॉलिटिक्स से कोई अलग नहीं। हिटलर ने देखा कि ज्यूज माइनॉरिटी हैं जर्मन में, और उनको एक टारगेट चाहिए था जिसपे वो अटैक करके बाकी सब पॉपुलेशन को उनसे डरा के कंसोलिडेट कर सके। वही काम ट्रंप ने किया। तो एक वोटिंग पॉपुलेशन जो 1% से भी कम है आपके देश में, 1% के करीब भी आपकी वोटिंग पॉपुलेशन है जो मुस्लिम है, तो आप सारी दुनिया को, आप पूरे अमेरिका को उससे डराएंगे तो क्या होगा? जो व्हाइट पॉपुलेशन है वो कंसोलिडेट होगी और आपके पीछे आएगी। आप समाज को तोड़ के अपने लिए एक बड़ा एक वोटर सेगमेंट बनाते हैं, तो वो ट्रंप ने किया। तो ट्रंप की जो पॉलिटिक्स है कोई अलग पॉलिटिक्स नहीं है, हिटलर की पॉलिटिक्स है, वही पॉलिटिक्स है। और ये पॉलिटिक्स है कि हिडन वे में हमेशा से यूएस के अंदर रही है। इसके अलावा जितने सिखों में हमले की बात की है, मैं आपको बताऊं वहां पर, क्योंकि देखने में तो लगता है 100% लिटरेसी है, पर लोगों में ये अलग अलग सोसाइटी के स्टेटा और डेमोग्राफिक लोगों के अलग अलग जो धर्म है उनके बारे में इतना ज्ञान नहीं है। तो बहुत सारे सिखों को मुस्लिम समझा जाता है। बहुत सारे अटैक जो सिखों पे होते हैं उनको इसलिए भी होते हैं कि उनको ओसामा बिन से उनको मिलाया जाता है, कई बार वो उसी तरह की दाढ़ी और पगड़ी की वजह से उन पे हमले होते हैं। ये भी रिकॉर्डेड फैक्ट जी। तो ये एक हेट्रेड की जो पॉलिटिक्स है, ये भी कोई नई चीज नहीं है यूएस में। ट्रंप ने उसकी पोलराइजेशन जो है उसको बढ़ा दिया।
जी, हेमंत जी की बात सुनी आपने डॉक्टर रंजय। मैं समझना चाहूँगी कि राजनीति जो है कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ, ब्रिटेन में भी देखा जाए तो राजनीति की जाती है और प्रवासियों के खिलाफ जो सख्त कानून बन रहे हैं वहाँ पर प्रपोजल आया है, वो ये भी कहा जा रहा है खुद देश में ही, ब्रिटेन में ही इसका विरोध हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये अमानवीय है। प्रवासियों के खिलाफ, इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी और उन्हें वहां से हटाकर रवांडा जैसे देश में ले जाने की बात इस प्रपोज उसमें है, बिल में है। तो ये दिखाता है कि ब्रिटेन जैसी जो कंट्री है, कहते हैं कि इतने वर्षों से वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना है और वहाँ पे जितना उदारवाद देखा गया और कहीं नहीं देखा गया दुनिया के किसी भी हिस्से में, ये कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर चिंता की बात दिखती है कि सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, राजनीति में चमकते रहने के लिए ही इस तरह के अमानवीय बिल जो है वो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं या फिर कोशिश की जा रही है कि इसे कानून की शक्ल दे दी जाए। देखिए, इसका ना एक दूसरा पहलू भी है। अमेरिका में जो एशियंस हैं और ब्लैक्स हैं, सिमिलरली ब्रिटेन में भी वो टॉप मोस्ट पोजीशंस पे पहुंच रहे हैं। और हम रोज ऑलमोस्ट सेकंड डे थर्ड डे सुनते हैं कि किसी इंडियन को अमेरिका में टॉप पोजीशन पे लगाया गया। तो वो एक तरह से उनको पहचान भी दी जा रही है इसी सिस्टम में। देखिए, भारत भी, एशिया, चाइना भी, जापान भी, फ्रांस भी, जर्मनी भी, देखिए जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं वो सोसाइटी के लिए एक कुछ कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। उनकी रेगुलेशन जरूरी है। समाज में चेंज करने के लिए, समाज में उनको जोड़ने के लिए कोशिश की जाती है, सपोर्ट किया जाता है, बट साथ साथ ऐसा भी है जो वहाँ पे परमानेंटली सेटल्ड हैं, उनको सपोर्ट की जा रही है, उनको टॉप पोजीशंस मिल रही हैं। दे आर, मतलब जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए, इंग्लैंड में भी हमारे लिए प्राइड की बात है कि एशियन, भारतीय मूल के लोग भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बन गए और टॉप पोजीशंस में बैठे हैं। देखिए, दोनों चीजों को हमें बैलेंस करना पड़ता है। कोई भी कंट्री, देखिए पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स होती है, कोई भी कंट्री, कोई भी जब इलेक्शन लड़ा जाता है, थोड़ी बहुत ही तो इधर उधर की बातें होती हैं, तो मैं उस बात से डिसएग्री करता हूँ कि वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ होती हैं। वो समाज में सबको जोड़ने की कोशिश होती है। अगर एक किसी एक कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, अगर दूसरा दूसरी कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, तो वो भी उतनी ही पोलराइजेशन कर रहा है जितना ए कर रहा है या बी कर रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बिकॉज हम जिस सिस्टम में हैं, तो समाज को, देश को चलाने के लिए, जो लोगों के बीच में तालमेल बनाने के लिए, और चाहे वो माइनॉरिटी है चाहे मेजॉरिटी है, उनको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के कानून की जरूरत पड़ती है। जी, कानून की जरूरत पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मानवीय आधार है, अगर उसको भी हम ताक पर रखते हैं या फिर ये कहा जाता है कि रवांडा जैसे देश में भेज दिया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और उसके बाद इस मसले को और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों जो है समाज में नफरत जो है फैल रही है और कट्टरता का जो है बोलबाला दिखता है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित और आधुनिक देशों में भी जो कट्टरता है वो अपना पांव पसार रही है। हमारे साथ एक बेहद विशेष पैनल बना हुआ है, उनसे इस बात को समझने की कोशिश आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक कॉलर जुड़ रहे हैं, ये समझ लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद नेहा जी, दोनों विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार। आज आप एक ऐसे कड़वे सच के बारे में आप बात कर रहे हैं जो हम सब लोग यहाँ पे देखते हैं। खास तौर पे अमेरिका के बारे में मैं आपको बताऊं, आपको सबको पता ही है कि अमेरिका में जो है स्लेवरी की वजह से हमेशा समाज शुरू से बटा रहा है, ब्लैक और व्हाइट में। उस वक्त मास्टर और स्लेव्स में बटा होता था, तो मास्टर व्हाइट होते थे और स्लेव्स जो थे सारे ब्लैक होते थे। उसके बाद नेहा जी सदियां बीती तो ये जो इमिग्रेंट्स ने आना शुरू किया। अब इमिग्रेंट्स में भी जो तो यूरोप से आते थे व्हाइट, वो तो हमेशा वेलकम होते थे, और जो होते थे हमारी तरह ब्राउन या दूसरे कलर के लोग, उनको यहाँ आके स्ट्रगल करनी पड़ती थी। लेकिन देश जो है, समाज जो है अमेरिका का, शुरू से ही बिल्कुल बटा रहा है। हाँ, वो ठीक है कि शिक्षा के कारण हम लोग एक दूसरे के साथ किसी एक स्तर के ऊपर सहयोग करते रहे हैं और इसी तरह भारतीय जो है वो यहाँ पे आगे बढ़ते रहे हैं। ये भी एक सच्चाई है जो सारे अमेरिका में सभी लोग
मानते हैं कि जितने भी देशों के लोग यहाँ पे आके बसे हैं, 80-90 देशों के, उनमें सबसे अच्छा सम्मान पूर्वक अगर किसी का व्यवहार रहा है तो वो भारतीय समुदाय का ही रहा है। भारतीयों ने सहयोग भी किया है, भारतीयों ने यहाँ कुर्बानियां भी दी हैं। अब नेहा जी, बात आती है कि ये इसके जो आजकल ये जो अपराध जो बढ़े हैं उसका खास तौर पे कारण, एक तो जैसे हमारे हेमंत जी ने बताया भारत के बारे में, मैं अपने ही समुदाय के बारे में बात करूंगा। हेमंत जी ने भी जैसे जिक्र किया और उससे पहले ऑनरेबल एम्बेसडर जो थी मीरा जी, उन्होंने भी कहा कि जैसे सिखों के बारे में कि वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं अपनी पहचान की वजह से। नेहा जी, इसके अलावा एक और चीज है, और इसी तरह मुस्लिम जो है यहाँ पे वो भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अब न्यूयॉर्क जो इलाका है वो यहाँ का FBI का मार्क किया हुआ इलाका है, जहाँ पे कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनके अगेंस्ट सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं, मुसलमानों के, मुस्लिम्स के अगेंस्ट भी और सिखों के अगेंस्ट। क्यों? दोनों की पहचान जो है यहाँ के लोग 9/11 के बाद वो ओसामा बिन लादेन के साथ करते हैं, दोनों समुदायों की। अब बात आती है कि इस चीज को रोका क्यों नहीं गया? इसको कहीं रोका जा सकता था क्या? कम किया जा सकता था? नेहा जी, एक तो सच्चाई जो सबको कबूल करनी पड़ेगी, जैसे मैंने कहा मैं भारत का हूं, मैं पंजाब का हूं। देखिए 35 साल हो गए, सच्ची बात जो आप सब वेरीफाई कर सकते हैं, 35 साल से यहाँ पे 15 अगस्त की परेड में कभी सिखों ने भाग नहीं लिया। 35 सालों से मैं शिकागो में देख रहा हूं, सिखों ने कभी भाग नहीं लिया। न्यूयॉर्क में परेड होती है, 5-5 हजार वहां पे भारतीय परेड में आते हैं, मुश्किल से 10-12 आपको सिख दिखाई देंगे। इन्होंने अपने आप को इंडियन कम्युनिटी से आइसोलेटेड रखा। तो एक जैसे कि एक पहचान होती है किसी समुदाय की कि हाँ ये इंडियंस हैं, इंडियंस का सम्मान है यहाँ पे, तो इन्होंने सिखों ने नहीं किया। दूसरी बात नेहा जी, वाशिंगटन DC में आपको सबको पता है, ये तथ्य है, पिछले 10 सालों में 2 दफा महात्मा गांधी का स्टैचू तोड़ा गया, दोनों दफा खालिस्तानियों ने तोड़ा। बकायदा बैनर लेके उन्होंने सड़क में कार के ऊपर पब्लिसाइज किया कि हम खालिस्तानी हैं, हम सिख हैं और हमने गांधी जी का स्टैचू तोड़ा। न्यूयॉर्क में भी इसी तरह हुआ नेहा जी, इन्होंने वहां भी इसी तरह किया और वहां भी खालिस्तानी प्रेजेंस इन्होंने पूरी दिखाई और अपने आप को भारत के विरोध में खड़ा हुआ दिखाया। एक तो होता है ना कि सहयोग ना करना, वो अलग बात है, सहयोग ना करो, चुप करके बैठो, सबमिसिव रहो। लेकिन इस कम्युनिटी ने बाकायदा भारत का विरोध किया और भारत के अहित में जाके बापू की मूर्तियां तोड़ी, तो इन्होंने ये भी दिखाया कि हम भारत के विरोध में हैं। तो उस कारण जो यहाँ का समुदाय है, जो जिसको आप सिविलाइज्ड लोग कहते हो, उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया। एज ए रिजल्ट आज सिखों के अगेंस्ट जो अपराध है वो बड़े हैं, वो कम नहीं हो पाए। कम होने का सिर्फ एक तरीका है जी, वो मुस्लिम लोगों ने कुछ किया है। वो क्या? वो जब भी उनके अगेंस्ट को इस तरह का क्राइम होता है नेहा जी, वो फौरन लोकल मास्क में क्या करते हैं, वो जो लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं उनको बुलाते हैं, उनको बताते हैं कि हम आपके साथ हर सोशल प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, ये हमारी चैरिटी है, ये हमारे 400 लोग आके जो है जो समय दान करेंगे। लेकिन उस समय भी ये देखिए सिखों के जो अपराध होते हैं, ये मोस्टली जो कोई कैब ड्राइवर या कुछ जी है। आखिरी बात नेहा जी, आपको पता हो आज से 5-6 साल पहले लंदन में हमारे भारत के हाई कमीशन के ऊपर खालिस्तानी और पाकिस्तानियों ने मिलके अंडे फेंके थे। उस वक्त वहां की लोकल पॉपुलेशन को पता चल गया कि ये खालिस्तानी, ये सिख लोग हैं चाहे हिंदुस्तान के, लेकिन हकीकत में ये भारत के विरोध में है। तो उन्होंने अपना सम्मान, सतीश जी, मेरा निवेदन है कि किसी समुदाय विशेष के लिए कोई टिप्पणी ना की जाए, क्योंकि संवेदनशीलता को जो है हम कहीं ना कहीं जो है ठेस पहुंचा देते हैं, इसलिए समुदाय विशेष पर जो है टिप्पणी करने से हमें बचना चाहिए। तो समय की बाध्यता है, इसलिए मुझे रोकना पड़ रहा है सतीश जी आपको, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, ये सुन लेते हैं वो क्या बात रखना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहती हूँ कि आप संक्षेप में बात रखें क्योंकि समय की बाध्यता है। जी हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि यहाँ पर जितने हम लोग सेफ हैं, दिस इज द सेफेस्ट कंट्री। मैं न्यूयॉर्क अपनी अमेरिका की बात कर रहा हूँ। जी जी दिस इज द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया से भी सेफ कह सकता हूँ। जैसे आजकल के हालात हैं वहाँ पर, जैसे ट्रम्प की जो सोच थी व्हाइट अमेरिका, ऐसे आजकल इंडिया की सोच है हिंदू राष्ट्र। तो ये हम लोग ऑन टीवी पे भी बोल रहे हैं, इससे बहुत बहुत नुकसान हुआ दोनों कंट्री का। इंडिया में तो चलो लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल, जब कोई किसी को अंदर गौ रक्षा के बेस में उसको अंदर कर देते हैं, किसी कहीं के कोई सुनाई नहीं है, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, जो करने वाले हैं वो बाहर बेल पे घूम रहे हैं। ये चीज यहाँ पर नहीं है बिल्कुल। कोई ऐसा, हम इतने सेफ हैं, लड़कियां रात को काम करने जा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस भी इतनी प्रोटेक्शन दे रही है, जो कानून है वो भी इतने हमें फेवर है। हम लोग जो है अपने कंट्री में पॉलिटिक्स में बहुत आगे हैं और एजुकेशन में बहुत आगे हैं। ये जो आपका कॉलर है, सिर्फ मुझे लगता है उसको एक ही लाइन पे वो टिका हुआ था। 84 में जो जेनोसाइड हुआ था सिखों का, ये लोग भूल जाते हैं सिखों की प्रोटेक्शन कहाँ थी इंडिया में। तो ये बात कर रहे हैं, ये सोचते नहीं है क्या हुआ था सिखों के जेनोसाइड जो हुआ था, उनको उनकी कौम को खत्म करने की कोशिश की थी। ये सोच जो इंडिया में है, अगर लोग क्या सोचेंगे, सिख क्या समझेंगे कि इंडिया में क्या सेफ है हम। जी बिल्कुल, इनको भी सोचनी चाहिए जो कॉलर है, उसको थोड़ा ध्यान से, बिल्कुल संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी जी, तो ये हमारे जो दर्शक हैं हेमंत जी और रंजित जी, आपने सुना कहीं ना कहीं हेटर जो है या फिर जो टीस है, घाव इतने गहरे हैं कि वक्त वक्त पर बाहर निकल जाता है। और विदेशों में भी अगर इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे नेताओं ने इतनी गलतियां की हैं कि बंटवारा जो है उसका दंश झेला है, उसके बावजूद जो ये घाव है वो भरने का भी नाम नहीं ले रहे। और अमेरिका जैसे देश में हेटर बढ़ रहा है, इसीलिए चिंता बढ़ जाती है। जो कहता है कि हम लोकतंत्र के सबसे प्रमुख जो है ध्वजा झंडा लेकर आगे चलने वाले लोग हैं। डॉक्टर रंजन जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी पहले, क्या आपने दोनों दर्शकों को आपने सुना, और अमेरिका में एक का कहना है कि हम सेफ फील करते हैं और दूसरे का कहना है कि यहाँ पर जो है एकता नहीं दिखती इंडियंस के भीतर ही। तो कहीं ना कहीं ये जो बीज है बंटवारे का या फिर ये जो बीज है नफरत का, ये चला आ रहा है और समय समय पर कभी बढ़ जाता है और कभी जो है शांत दिखता है। देखिए, एक ना ये आज की सच्चाई है कि किसी भी समाज में हम दोनों किस्म के वेस्ट देखते हैं। अगर हम इस तरह के कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के कुछ लोग, देखिए कम्युनिटी के सारी कम्युनिटी कभी खराब नहीं होती। दो चार लोग अगर किसी कम्युनिटी के लोग गलत कामों में लगते हैं तो कई बार जो दूसरी कम्युनिटी है वो अपने एग्जिस्टेंस को थ्रेट महसूस करती है। देखिए, दूसरे कॉलर ने बताया कि हम सेफ हैं, भारतीय में सब लोग सेफ हैं। भारत के अंदर भी जितनी लेडीज हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी, बड़े बड़े शहरों में भी बड़ी सेफली काम पे जाते हैं, काम पे आते हैं। कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई इंसिडेंट कहीं भी हो सकता है। तो एक दो इंसिडेंट्स को लेके हम किसी देश के बारे में, चाहे अमेरिका के बारे में, चाहे कनाडा के बारे में या इंडिया के बारे में, इस तरह की धारणाएं नहीं बनानी चाहिए। नफरत कहीं नहीं होती, नफरत क्रिएट की जाती है। कुछ कई बार पॉलिटिशियंस को सूट करता है, कई बार किसी ऑर्गेनाइजेशंस को सूट करता है, किसी को पैसा लेना होता है। आपने बड़ी बात कही डॉक्टर रंजन जी कि नफरत क्रिएट की जाती है और लोगों को इसे समझना चाहिए। क्या कहते हैं, हेमंत जी से भी मैं समझूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का इशारा किया जा रहा है तो कमर्शियल ब्रेक की मजबूरी और रुकते हैं। और दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस विषय पर योगदान देने जरूर यहाँ पर हमें संपर्क करें। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप। बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हेमंत जी, ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर रंजन ने कहा था कि नफरत क्रिएट की जाती है और कहीं ना कहीं पहले के जो जख्म होते हैं उसकी टीस दबी होती है, और जब इस तरह से नेता बांटने की कोशिश करते हैं तो लोगों का गुस्सा जो है भड़क जाता है। और कहीं ना कहीं मुझे खुद भी लगता है कि साक्षरता भी इस बेहद संवेदनशील मसले पर काम नहीं करती है। हेमंत जी, देखिए, आपके इससे पहले ब्रेक में जाने से पहले दो कॉलर थे, तो डॉक्टर साहब ने बोला अपना पक्ष रखा। पहले जो एक कॉलर जो बता रहे थे सेकंड के, बहुत अमेरिका बड़ी सेफ कंट्री है, हमारे यहाँ पर
कोई क्राइम नहीं होता और हम रात को भी चल सकते हैं, कोई भी और फीमेल्स के अगेंस्ट भी कोई क्राइम नहीं होता। मैं नेशनल क्राइम सर्वे बताऊं तो नेशनल क्राइम सर्वे यूएस का अपना जो है उसके हिसाब से 600 औरतें, 600 वीमेन पर डे आर रेप्ड इन यूएस पर डे। और जो उन्हीं का जो डाटा है उसके हिसाब से यूएस में जो सेक्सुअल वायलेंस है, जो रेप इन लाइफ टाइम, या अपने पूरे जीवन काल में जिन महिलाओं के साथ रेप हुआ है उसकी संख्या नेशनल सेक्सुअल वायलेंस सर्वे के हिसाब से यूएस के अपने 19.3% है जो ये क्लेम करती हैं कि जीवन में एक बार उनका रेप हुआ है। 19.3% women in the US believe they have been raped. They have claimed that they have been raped. और ये उसके बाद वायलेंट क्राइम उनके साथ होता है उसकी भी एक संख्या उन्होंने बताई है कि 43% के करीब ऐसी महिलाएं हैं जो ये कहती हैं कि रेप के बाद उनके ऊपर सेक्सुअल वायलेंट क्राइम भी उनके साथ, वायलेंस भी उनके साथ। जी। तो अगर इतनी बड़ी संख्या में वहां पर महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं और 19% के साथ रेप हुआ है, तो ये कहना कि वहां पर कोई भी विचरण कर सकता है, किसी भी टाइम दिन रात बाहर जा सकता है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, मैं भी यूएस गया हूँ और मैंने भी वहां की मेरे को मौका मिला काफी समय वहां रहने का, तो वो मैंने उसको समय समय पे देखा, तो ये तथ्य बिल्कुल सही। दूसरी चीज जो उन्होंने बोली, हिंदू और सिख को लेके ये सब बातें बोलती थी, क्या पॉलिटिक्स तो जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स है उसका भी जन्मदाता जो है ये सिख और हिंदू की पॉलिटिक्स का पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के पीछे भी CIA है। अदरवाइज ऐसे अपने आप ये पॉलिटिक्स नहीं होती। तो ये जो सिखों को कि हम हिंदुओं से अलग है ऐसी करके तो भावना डालने वाला जो है उसके पीछे भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये बॉर्डर स्टेट है, फ्लक्स में रहेगा तो इंटरनेशनल ताकतों को उसकी आसानी रहती है इस देश को कंट्रोल करने की और उस देश को कंट्रोल करने की। तो हमारा पड़ोसी मुल्क है जो ऐसी पॉलिटिक्स कर रहा था वो तो बेचारा एकदम गर्द में चले गया और आज खाने के लाले पड़े। तो ये सिखों की पॉलिटिक्स जो है वहां से निकल के आई है। अदरवाइज हिंदू और सिखों में कोई अंतर नहीं है, सारे गुरु साहब जो हैं वो हिंदू ही थे और सारे के सारा जो सिखी है वो हिंदू और वेद पे ही बेस्ड है। तो ये जो भ्रांतियां लोगों के मन में, यंग लोगों के मन में फैलाते हैं, तो बहुत गलत बातें हैं। इसका हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। जहां तक रहा हिंदू साम्राज्य बन रहा है इसलिए वहां पर कोई अमेरिका में दिक्कत हुई है, ऐसा भी कुछ नहीं है। बीजेपी को उन्होंने शायद संविधान नहीं पढ़ा। बीजेपी का संविधान जो है उसका प्रीएम्बल है सेक्युलर देश बनाने के लिए, उनकी पंचनिष्ठा है। पंचनिष्ठा में पहली निष्ठा जो है वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के लिए देश बनाने के लिए है। और कोई भी भाजपा के नेता जिनको मैं जानता हूं वो ये नहीं बोलते कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये जो अपोजिशन, हेमंत जी आए दिन हिंदू राष्ट्र के बारे में स्टेटमेंट आते रहते हैं, तो और आपको समझना पड़ेगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी की स्टेटमेंट में और फ्री फ्लोटिंग लोगों की स्टेटमेंट में बहुत अंतर होता है। पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी जो है कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, उस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। तो जिसको कि ऐसा आरोप लगाना है उसको पहले एक बार भाजपा का कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़े, बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़े, देखे तो सही उसमें लिखा क्या है। क्या उसमें लिखा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना हमारे हैं? तो ये जो लोगों के मन में भ्रांतियां हैं ये वेस्टर्न मीडिया की वजह से भी आती है। अब वेस्टर्न मीडिया से आपने जहां बात शुरू की, जो आप बोल रहे थे शुरू में, आपने जो अपनी टॉक शुरू की थी कि मीडिया भी इसके साथ मिला हुआ है, बीबीसी की बात की। जी। तो वेस्टर्न मीडिया में भी जो एक प्रोपेगेंडा चलता है वहां पर आज भी दलित और नॉन दलित और हिंदूज बीइंग लिंच्ड और इस काउ लिंचिंग और ये सबका एक पूरा नैरेटिव चलता है। तो मैं दुनिया के जिन जिन देशों में गया, इवन जापान जैसे देशों में, सुबह उठ के अखबार पढ़ता था तो ऐसा लगता था हिंदुस्तान में हाहाकार मची हुई है, सड़कों पे लोगों को मारा जा रहा है। इस तरह का एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है और इसके लिए भी क्रिश्चियन व्हाइट मीडिया रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपको बताऊं, बीबीसी जो है वो अमेरिका की सरकार के पैसे से, जो उसमें टैक्स लगता है उस पैसे से बीबीसी चलता है जी। तो ऐसा बेशक इंडिपेंडेंट बोलते रहे पर ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जो पैसा दे रहा है उसकी मर्जी के विपरीत जो है वो उस चैनल का नैरेटिव चलना शुरू हो जाए। तो इसका बहुत सारा प्रोपेगेंडा जो है मीडिया समझा है। बिल्कुल आपने हेमंत जी सही कहा, मीडिया का जो है रोल जो है वो बहुत अहम हो जाता है, लेकिन निष्पक्षता की जब बात आती है, तो चाहे बीबीसी हो या फिर भारतीय मीडिया भी, राष्ट्रीय चैनल से क्यों ना, निष्पक्षता का जो है वो दिखावा यहाँ पर नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं एक ही पक्ष के तरह से प्रेजेंटेशन देखी जाती है और ये आरोप भारतीय मीडिया पर भी लगे हैं। हेमंत जी मैं चाहती हूँ कि बात पूरी करें, फिर डॉक्टर रंजय के पास भी जाएंगे। जी बाकी जो डॉक्टर साहब ने बोला कि पॉलिटिक्स रहती है पर उसमें इस तरह की पोलराइजेशन हिंदुस्तान में संभव नहीं।
क्योंकि आप किसी भी कम्युनिटी की देखेंगे उसकी पॉपुलेशन इतनी नहीं है कि अपने दम पे कोई चुनाव लड़ सके। तो जो लोग एकदम पृथक करके चुनाव लड़वाना चाहेंगे, चाहे अब जैसे अब हमने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को देखा, वो एक तरह से पोलराइजेशन होना शुरू हो गया कि हम सिर्फ यही वोट देंगे, तो वो सरकारें वहां पर नहीं बना पाते, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए भी नहीं बना पाते। इसी तरह अफ्रीका में जो है, जैसे मैंने पहले बोला, वहां पर ये आसान हो जाता है क्योंकि वहां पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन अगर किसी एक को आप टारगेट कर लें, जैसे ट्रंप ने इस्लाम को टारगेट किया, तो वहां 1% है और बाकी आपकी क्रिश्चियन पॉपुलेशन डोमिनेट करते हैं, व्हाइट पॉपुलेशन डोमिनेट करती है, 50% से अधिक है। तो आप वहां पर सरकारें बना सकते हैं। तो ये जो गणित है, डोमेस्टिक गणित जो है, ये समझना भी जरूरी है। इसी तरह यूके का जो गणित है, यूके में भी आज बोलते हैं इस्लाम ने डोमिनेट कर लिया, यूरोप से ये खबरें आती हैं, फ्रांस में रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, पर आप अगर आप यूके के भी फिगर देखेंगे तो यूके की फिगर में 3.5% के करीब मुस्लिम समुदाय है वहां पर भी कोई डोमिनेट नहीं कर रहा है। पर ऐसा फैला दिया जाता है कि क्योंकि लंदन के मेयर एक मुस्लिम है, तो इसलिए मुस्लिम जो है यूके को डोमिनेट कर रहे हैं और ओवरटेक कर रहे हैं। वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की डिमांड है, जिसकी वजह से इस तरह की नफरत फैलाई जाती है। और खासकर व्हाइट वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनकी पॉलिटिक्स भी इसी के साथ चलती है। और क्योंकि वो दिखावा एक सेकुलर टाइप का होता है और दिखावा ये होता है कि हम तो ऑल इनकम्पेंसिंग कंट्री है, तो वो हमें कई बार अजीब सा लगता है, ये क्यों हो रहा है सड़कों पे? सड़कों पे इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर से ऐसा हो रहा है तो नीचे तक हो जा रहा है, जिससे ट्रिकलिंग डाउन टू द बॉटम। बिल्कुल। डॉक्टर रंजय, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि हेमंत जी ने बिल्कुल ही जो है स्पष्ट यहाँ पर कर दिया है कि किस तरह से जो यूएस या फिर यूके जैसे देश है, वहाँ पर पॉलिटिक्स या फिर वहाँ पर जो हेटर्ड है, डिवीज़न की जो बात है, ये देखी जाती रही है। लेकिन पूरी तस्वीर जो मुझे निकल कर सामने आ रही है वो ये लग रही है डॉक्टर रंजय कि कहीं ना कहीं जो भारत है, भारत ने एक सेकुलर देश के रूप में जो अपनी छवि बनाई थी अभी तक, उसमें कहीं ना कहीं एक जो है नुकसान उसको पहुंच रहा है। और भारत एक इतना सुंदर देश जिसमें हर धर्मों को समान अधिकार और समान जो है सुविधाएं मिली हुई थी, लेकिन ये जो जब डेंट लगता है तो ऐसे ही ताकतों को बोलने का अवसर मिल जाता है, चाहे वो यूएस जैसे देश हो, चाहे यूके जैसे देश हो, जो खुद तो हवा में नंगे दिखते हैं लेकिन भारत पर उंगली उठाने में उनको देरी नहीं होती। डॉक्टर रंजय। हाँ, देखिए, मैंने आपको पिछले टाइम पे यही बोला था कि नफरत क्रिएट की जाती है। तो जो मीडिया में ये इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि भारत में सहनशीलता नहीं है, कम हो रही है, जबकि रियलिटी क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर जी ने हमारे मेक इन इंडिया का प्रोग्राम शुरू किया था, उससे वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनियां इंडिया में आई हैं, उन्होंने सेटलमेंट की है और इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं। और भारतीयों का कनाडा जाना, यूएस जाना बंद नहीं हो रहा है। हमारे पास रोज इतने सारे एलओआर के लिए लेटर्स आती हैं, कनाडा जाने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर वहां पे इतनी असहनशीलता है, देखिए 2-4 इंसिडेंट्स को देख के हम एक जनरल किसी भी कंट्री के बारे में ओपिनियन नहीं बना सकते। ओपिनियन तब बनता है डॉक्टर रंजय जब भारतीय मीडिया जो पूरे समय हिंदू, मुस्लिम या फिर दूसरे धर्म या फिर मीडिया का यहाँ पर रोल, मुझे जो लगता है कि अगर निष्पक्ष होता तो आज ये सवाल नहीं उठ रहे होते भारत के ऊपर। मीडिया निष्पक्ष नहीं है, मीडिया निष्पक्ष भी है और निष्पक्ष भी नहीं है। इसी तरह से जैसे हम यूएस में देखते हैं, कनाडा में देखते हैं, जो मीडिया है वो डिवाइडेड है जी। कुछ एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट को सपोर्ट करता है, उसके तभी तो हमारी एक बैलेंस ओपिनियन बनती है। जैसे मैं और आज ये हेमंत जी बैठे हैं, हम दोनों की ओपिनियन अलग अलग है, तो मीडिया आपको प्रेजेंट करता है रियलिटी जो लोगों को समझनी है, जो हमसे जुड़े हुए हैं। जो अगर लोग चाहते हैं कि एक तरह से आईना कि अमेरिका में सहनशीलता है, कनाडा में सहनशीलता है, तो फिर हम लोग वहां जा क्यों रहे हैं? भारतीय वहां पे क्यों जा रहे हैं? बिकॉज वहां पे हमारे पास हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं और हमें ये एक डिसिप्लिन में रहना चाहिए। हमें भी कंट्री को, अपने देश को, जिस में आप खाते हैं उसी को गाली निकालना एक अच्छी बात नहीं है। हमें प्राइड फील करना चाहिए, चाहे हम कनाडा में हैं, चाहे यूएस में हैं, चाहे इंडिया में हैं। हमें प्राइड, जैसे हम चाइना में, फ्रांस वाले फ्रेंच में, फ्रांस के बारे में, अपनी भाषा के बारे में प्राइड फील करते हैं। जब हम पेरिस गए थे तो वहां पे लोग फ्रेंच बोलते थे, दे टेक प्राइड इन स्पीकिंग फ्रेंच, वो स्विच ओवर नहीं करते थे इंग्लिश को,
तो दैट इज द रियलिटी कि हमें अपने जहां भी हम रहते हैं, भारतीय, माफी चाहूंगी समय समाप्त हो गया, लेकिन भारतीयों के बारे में यही कहा जाता है कि हम में सहयोग की भावना इतनी ज्यादा होती है कि हम कहीं जाते हैं तो उसमें घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए जो है वी डोंट स्टिक टू आवर लैंग्वेज और जो भी अपेयरेंस। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम किसी भी धर्म, जाति या फिर समुदाय के प्रति जो है नफरत को बढ़ावा ना दे। मानवता, धर्म ही सबसे ऊपर है, और यही अगर धर्म हम अपनाएं तो हेटर्ड को रोका जा सकता है। फिलहाल स्ट्रेट टॉक पे बस इतना ही। फीडबैक देना ना भूले info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर।